पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें स्टेट जो है यानी राज्य जो है वो बहुत ही सेंटर में है। यानी जो राज्य का कंसेप्ट है, स्टेट जो है वो बहुत ही सेंट्रल कंसर्न है पॉलिटिकल साइंटिस्ट की। आप सब लोग जान रहे हैं कि इस सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक पेपर पढ़ा रहा हूँ, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन और राजनीति। इस पेपर में एक टर्म है, एक कंसेप्ट है द सिक्योरिटी स्टेट को लेके, और इसको पढ़ना है। और ये जो है, जो पॉलिटिकल साइंस जो है उसका जो आखिरी सेक्शन है उसमें हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, सिलेबस तो मेरे पास है, और सिलेबस जो बीए का जो है उसमें जो टॉपिक है, आखिरी जो सेक्शन जो है उसमें यूनिट 4 में जो है, सॉरी यूनिट 6 में जो है, 6 यूनिट में है, वो है डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, वेलफेयर, पॉपुलिज्म एंड सिक्योरिटी रिजीम्स। तो ये सिक्योरिटी रिजीम्स से ही एक रिलेटेड रीडिंग जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। ये रीडिंग है एंद्रियास बुश की रीडिंग है। स्पेलिंग मैं आपके सामने बोल दूं, एंद्रियास, ANDREAS, एंद्रियास बुश, BUSCH। और ये जो आर्टिकल है वो एंद्रियास बुश ने एक किताब जो है द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द स्टेट, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द स्टेट, ये 2015 की किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई है। इसमें एंड्रियास बुश का जो एक आर्टिकल है, द चेंजिंग आर्किटेक्चर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, द चेंजिंग आर्किटेक्चर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, ये उनका चैप्टर है। और ये जो किताब है स्टीफन लेइफ्रेड और बाकी लोगों ने जो एडिट किया है जो किताब, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द स्टेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2015 की किताब है। इसमें इस लेख को, इस एसेस को शामिल किया गया है और इसको पढ़ाना भी है। और मैंने इस आर्टिकल को अभी कुछ देर पहले पढ़ा, उसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी लिए, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसकी कुछ बातें आपके सामने जिक्र करूँ। और देखिए, ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मामला जो है ये सिर्फ स्कॉलरशिप और एग्ज़ाम और सिलेबस तक की महदूद नहीं है, बल्कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जिस तरह से स्टेट का नेचर बदल रहा है, जिस तरह से स्टेट के पावर जो हैं, सिक्योरिटी, सुरक्षा के नाम पे स्टेट अपने पावर को बहुत एसर्ट कर रहा है, और इंडिविजुअल्स जो हैं, जो नागरिक हैं, उनके जो फंडामेंटल्स अधिकार हैं उसके ऊपर कैसे स्टेट उस पर हमला कर रहा है। और ये चीज़ें किसी एक खित्ते, एक मुल्क और एक रीजन की बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें हर तरफ देखी जा रही है कि स्टेट का जो पावर है वो काफ़ी बढ़ गया है हाल के सालों में। और दूसरी तरफ क्या है कि जो सिक्योरिटी का मामला है, इसमें स्टेट तरह तरह के ऐसे ऐसे कानून बना रही है जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज, प्राइवेसी से रिलेटेड जो लॉज हैं, इसके ऊपर ही ये ख़तरा साबित हो रहे हैं। और एक और बड़ी ही अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की वजह से, एक तरफ मल्टीनेशनल कारपोरेशन की वजह से, MNC की वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी से स्टेट पीछे हट रहा है और खुद और इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कर रहा है। और जो सोशल सेक्टर पे जो स्टेट की जो जिम्मेदारी होती थी, लोगों को रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, गरीबी दूर करना, इनइक्वालिटी को कम करना,
क्लास डिफरेंसेस को कम करना, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए काम करना, ये सारी जो उनकी जिम्मेदारी जो वेलफेयर स्टेट की एक बुनियादी जिम्मेदारी होती थी उससे वो पीछे हट रहा है। यानी वेलफेयर स्टेट का इरोजन हो रहा है और स्टेट बहुत हद तक न्यू लिबरल हो रहा है ना। मगर दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है और वो काफ़ी निगेटिव डेवलपमेंट है कि एक लिबरल कंसेप्शन ऑफ स्टेट होता है कि जहाँ पे स्टेट जो है वो लोगों के जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उसका वो आदर करे, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उसका वो आदर करे, और व्यक्ति और सिटीजन जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। व्यक्ति और सिटीजन जो हैं वो सरकार की पॉलिसियों को पढ़े जाने, अगर उनको लगता है कि ये सब गलत है तो उसको क्रिटिसाइज़ करें, और इस तरह से एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऐसे ही मतलब इमर्ज करती है। लेकिन हो क्या रहा है कि स्टेट वेलफेयर के एक्टिविटी से तो पीछे चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मतलब सिटीजन के ऊपर आपको क्या कहें, उनके ऊपर सर्विलेंस करने का मामला है, निगरानी करने का मामला है, डिफेंस और पुलिस पे बजट बनाने का मामला है, हथियार का की जहाँ तक होड़ है, या जहाँ तक बहुत सारे डाटा का इस्तेमाल करना है, बहुत सारे सर्विलेंस मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है, लोगों के टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं, डेटा का बहुत ही ज़्यादा बुरा इस्तेमाल हो रहा है, आइडेंटिटी कार्ड के नाम पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस इकट्ठे किया जा रहा है, उसमें नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। और बहुत ही देखिए अफसोसनाक बात है कि सरकार ये जो भी इस तरह के कानून ला रही है, काला कानून ला रही है, बहुत सारा एक्स्ट्रा क्या कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून ला रही है, वो लोगों की सुरक्षा के नाम पे ही ला रही है। यानी लोगों की सुरक्षा के नाम पे ऐसे कानून और ऐसे सिक्योरिटी से रिलेटेड रिजीम पैदा हो रहे हैं जो क्या है कि लिबरल डेमोक्रेसी के जो ढांचे हैं, जो लिबरल डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है, जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, उसके ऊपर ये बहुत सारे क्या कहते हैं, इस पर बहुत सारे हमले करते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोगों को इन तमाम मसाइल के बारे में गौर से सोचने की ज़रूरत है। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो ये रीडिंग लगी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किताब पढ़ने और एग्ज़ाम देने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जो एंड्रियास बुश की जो ये रीडिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी उन्होंने अच्छे से बहुत सारे टॉपिक को कवर भी किया है। हम बताएंगे उनकी मुख्य बातें क्या है, लेकिन जो कंक्लूड उन्होंने किया है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है। उन्होंने कहा है कि द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैज़ बीन एबल टू इम्पोज इट्स प्रायोरिटीज एंड एक्सर्ट पावर ओवर society in a substantial way, especially given that austerity and economic hardship have enforced cuts everywhere। मतलब एक कहना ये चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे राज्य जो है उसने अपनी ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव जो है उसके हाथों में ताकत बहुत ज़्यादा आ गई है और रोज़ बरोज़ बहुत सारे कानून लाए जा रहे हैं, लोगों को लागू की प्राइवेसी पे मतलब बहुत सारे हमले हो रहे हैं और लोगों की लिबर्टी के ऊपर बहुत सारे उनके रास्ते में बहुत सारे पत्थर खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही राज्य जब वेलफेयर का काम करने की जब उसकी जिम्मेदारी होती तो वहाँ पे वो पीछे हट रहा है और सोशल सेक्टर जो है उससे अपने हाथ खड़े कर दे रहे। तो एक तरह का एक कंट्राडिक्शन है। और एक देखा जाए कि ये इस तरह से ये बताता भी है कि एक लिबरल वेलफेयर जो स्टेट है उसका भी एक क्राइसिस का दौर है। और अगर हमको इस क्राइसिस से निकलना है, अगर इस क्राइसिस का हमें हल करना है, डेमोक्रेसी को बचानी है, लोगों को अधिकार देनी है, तो न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, लोगों के अधिकार, सिविल लिबर्टीज़ के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये रीडिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आने वाले कुछ 10 या 15 मिनट में और क्या मज़ीद आपसे बात करने वाला हूँ। ऑलरेडी आप समझिए कि क्या बात आगे होने वाली है, आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको डिटेल में कुछ पढ़ते हैं और डिटेल में कुछ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नई बातें ज़रूर सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास कंसेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, और स्टेट का मतलब हो गया राज्य। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य का एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिख रहा है। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल और व्यक्ति की जो लिबर्टी है,
जो शहरी आज़ादी है, जो सिविल लिबर्टीज है, इसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज पेश कर रहा है। और साथ साथ एक जो वेलफेयर स्टेट जो स्टेट का था, उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी बहुत सारा इसमें इरोजन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि स्टेट जो है उसका जो एग्जिस्टेंस होता है, स्टेट की जो लेजिटिमेसी होती है वो इसलिए होती है कि राज्य जो है वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप इंग्लिश प्रोफेसर इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉब्स की किताब को देखें, लेवियाथन को देखें, तो उसमें लेवियाथन में भी आप देखेंगे तो राज्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उसको माना गया है कि वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान देगी। यही डिबेट आज भी है, मतलब 500 साल बाद भी यही डिबेट है कि राज्य जो है लोगों को सुरक्षा दे रहा है। लोग राज्य क्या है, नए नए कानून लाके आपकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जा रही है। आप देखते होंगे किसी रेलवे स्टेशन पे जाइए, किसी प्रोग्राम में जाइए, किसी फंक्शन में जाइए, किसी रेलवे स्टेशन पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, कितनी सिक्योरिटी, कितनी चेक इन होती है। कोई अगर आपको कोई सरकार की स्कीम लेनी है तो हर वक्त आपको बहुत सारे पेपर्स देने होते हैं। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो हर बार आपसे कहा जाता है कि आप अपने पेपर्स लाइए, आप अपना KYC कराइए और क्या है, आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कीजिए। और जहाँ भी आप जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर एक सर्विलेंस है, एक CCTV कैमरा आपको देख रहा है और आपका एक डेटा बन रहा है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये डेटा हो रहा है। और राज्य कहती है कि हम इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी खबरें आई हैं कि इसका कई बार मिसयूज भी किया जा रहा है। तो ये ही जो है इस आर्टिकल का बहुत ही मतलब मेन जो कंसर्न है वो यही है। और हम देखेंगे कि ये हाल के दिनों में ये राज्य की जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ गई है, खासकर सिक्योरिटी के मामले में। अब ये जो लेखक है इस आर्टिकल के, एंद्रियास बुश ने, इन्होंने अपने आर्टिकल में क्या किया है, एक कंसेप्ट के बारे में जिक्र किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट है गैरिसन स्टेट के बारे में। गैरिसन स्टेट, गैरिसन होता है, स्पेलिंग देख लीजिए, GARRISON, गैरिसन स्टेट, राज्य। तो गैरिसन स्टेट का कंसेप्ट के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है गैरिसन स्टेट का, वो एक पेपर लिखा था बहुत पहले होरार्ड लॉसवेल ने 1930s के मतलब आखिर में, लेट 1930s और अर्ली 1940s में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। वो थे होरार्ड लॉसवेल ने। होरार्ड लॉसवेल जो है उन्होंने ये गैरिसन स्टेट के बारे में बात की है। और आप पूछेंगे गैरिसन क्या होता है, तो देखिए जब आप डिक्शनरी देखेंगे कि गैरिसन का क्या मतलब होता है या भी गूगल करेंगे तो गैरिसन का मतलब होता है, दो माने हैं। मिलिट्री पोस्ट, क्या होता है, मिलिट्री पोस्ट, जिसको हम बहुत ही आसान जबान में कहते हैं, आम जबान में कहते हैं छावनी, है ना, छावनी मतलब फौज की रहने की जगह, है ना। और दूसरा गैरिसन का इस्तेमाल जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ ट्रूप्स के लिए भी होता है, लेकिन फौज की टुकड़ी के लिए जो फौज का एक टुकड़ा होता है उसको भी हम गैरिसन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और गैरिसन का इस्तेमाल हम जो है छावनी के लिए भी करते हैं। तो जो आप गैरिसन स्टेट देख रहे हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं एक इमेज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गैरिसन स्टेट का मतलब क्या कोई राज्य जो है कोई छावनी के तौर पे तो नहीं बदल रहा है, क्या राज्य जो है कोई आर्मी और पुलिस की छावनी के तौर पे तो नहीं बन रहा है, कंटोनमेंट के तौर पे तो नहीं बन रहा है। कुछ इसी तरह की बात जो है ये गैरिसन स्टेट के तहत में वो क्या कौन कह रहे हैं, लॉसवेल कह रहे हैं। जे स्टोर पे आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो उसको गूगल करके पढ़ सकते हैं। गैरिसन स्टेट के बारे में होरार्ड लॉसवेल लिखेंगे तो आपको जे स्टोर पे आर्टिकल मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो होरार्ड लॉसवेल कह रहे हैं अपने इस आर्टिकल में, बहुत पुराना आर्टिकल है, आज से कितने साल पुराना हो गया, मतलब 60 साल और 80 साल पुराना ये आर्टिकल है, 80-85 साल पुराना आर्टिकल है। और इसमें क्या कर रहे हैं, लॉसवेल कर रहे हैं कि वो कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या होगा, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे क्या होगा कि डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उस सेटअप को कुछ ऐसे लोग उसको डोमिनेट करेंगे जो लोग पुलिस और मिलिट्री से उनका ताल्लुक होगा। मतलब पुलिस और मिलिट्री की जो अथॉरिटी होगी वो अथॉरिटी जो है
वो उसको क्या करेगी, उसको डोमिनेट करेगी और जो वही पावर एलिट बन जाएगी, उनके कहने का मतलब। और सोसाइटी जो है मोर और मोर जो उसका नेचर होगा वो ज़्यादा तो ज़्यादा उसका आपको ऑथोरिटेरियन नेचर उसका आपको दिखने को मिलेगा। तो ये बात याद रखिए कि लॉसवेल जिस ज़माने में लिख रहे थे उस ज़माने में 1930s के करीब में ऑथोरिटेरियनिज्म का राइज था, वर्ल्ड वार भी हुए थे, बहुत सारे वार भी हुए, तो एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट उनको था कि जो दुनिया है उसके अंदर में जो राज्य हैं उसका नेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, वार, युद्ध, सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी, यही जो राज्य का जो मेन फंक्शन टाइप का हो गया है। और उसको वो क्या कर रहे हैं, इसी एक्सपीरियंस को जब उन्होंने देखा तो इसी एक्सपीरियंस को देखने के बाद जो ये आपको लॉसवेल है उनको लग रहा है कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी, जैसे जैसे दुनिया आगे आएगी, जैसे जैसे टाइम पास होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि जो स्टेट का जो नेचर होगा वो मोर और मोर एक गैरिसन स्टेट का नेचर हो जाएगा, जहाँ पे जो हिंसा करने में जो जिनकी महारत होगी, जो जो स्पेशलिस्ट होंगे, वही समाज के सबसे बड़े पावरफुल ग्रुप हो जाएंगे। और ये जो है वो एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये कह रहे हैं कि उसमें क्या होगा, एक फियर का माहौल होगा, और उसमें क्या होगा कि आपको जो नेशन स्टेट होगा वो यूनिफाइड होने की कोशिश करेगा, उसका एक डिक्टेटोरियल कैरेक्टर होगा, वो गवर्नमेंटलाइज होगा, वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, और जो प्लुरलिज्म है, जो डाइवर्सिटी है, जो क्रिटिकलिटी है, जो मल्टीपोलारिटी है, जो पोलियार्की है, ये सारी चीज़ों का इरोजन होगा। और स्टेट जो होगा गैरिसन होगा, स्टेट जो होगा इसको डोमिनेट करेंगे पावर एलिट वो होंगे जो मिलिट्री और जो पुलिस से उनका ताल्लुक होगा, और ज़्यादा ऑथोरिटेरियन होगा। और राज्य का एक बहुत बड़ा जो बजट होगा वो बहुत हद तक पुलिस और मिलिट्री और आर्मी और आर्म्स इसी के आसपास खर्च किया जाएगा, है ना। और इसमें लोगों के बहुत हद तक लार्ज लेवल पे लोगों का कोअर्सन भी होगा, है ना। और मिलिट्री पुलिस जो एलिट्स होंगे उनका इमरजेंस होगा। ये हाइपोथेसिस मतलब लॉसवेल का होगा। और उन्होंने कहा कि यही फ्यूचर ट्रेंड देखने को मिल रहा है ना, ये उनका। लेकिन आखिर में लॉसवेल ये भी कह रहे हैं कि वो ये उम्मीद करेंगे और ये चाह रहे हैं कि इनके जो बहुत ही ये निगेटिव प्रेडिक्शंस के बावजूद भी, ये डरावनी तस्वीर पेश करने के बाद भी वो ये सोच रहे हैं कि उनकी जो हाइपोथेसिस है वो सेल्फ डिसकन्फर्मिंग हाइपोथेसिस हो जाए, यानी वो गलत साबित हो जाए। वो चाह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो हो नहीं, है ना। वो कह रहे हैं कि जो वो यही चाह रहे हैं कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी है कि मोर और मोर डेमोक्रेटिक जो सेटअप होगा उसको चैलेंज होगा, मोर और मोर जो सिस्टम होगा वो सेंट्रलाइज होगा, और मोर डिक्टेटोरियल होगा, और जो पुलिस और मिलिट्री के जो एलिट्स होंगे वही लोग डोमिनेट करेंगे पॉलिटिक्स को। और बहुत हद तक जो पूरी पॉलिटिक्स होगी वो बहुत हद तक आर्म्स के आसपास ही होगी, और उसका एक जो नेचर होगा काफ़ी एक तरह का ऑथोरिटेरियन नेचर स्टेट का हो जाएगा। लेकिन ये कहने के बाद वो करें, हाइपोथेसिस देने के बाद कर रहे हैं, मगर वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें गलत साबित हो जाए। अब आप देखिए कि आज 70, 80, 85 साल गुजरने के बाद भी क्या लॉसवेल ने जो बातें कही थी 1930 के आखिर में, क्या वो बात सही साबित हो रही है? देखिए इस वर्क को क्रिटिसाइज करने के लिए भी बहुत सारे स्कॉलर्स आए हैं। एक रेमंड एरोन है, RAYMOND, एरोन, ARON। रेमंड एरोन ने एक आर्टिकल 1979 में लिखा था। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि लॉसवेल की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका जो प्रेडिक्शंस है, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करने के बाद ये कहा है कि देखिए 1970 में आप देखेंगे जब ये आर्टिकल लिखा गया तो वो कह रहे हैं कि जो हाइपोथेसिस थी लॉसवेल की, वो हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित नहीं हुई, और जो इंडस्ट्रियलाइज डेमोक्रेसी थी वो कोई गैरिसन स्टेट के तौर पर नहीं उभर के आई। और जो भी डेमोक्रेटिक जो स्टेट थे, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, वहाँ पे जो चेक एंड बैलेंसेस थे, जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के लिए जो लड़ाइयाँ थी, इन वजह की वजह से क्या हुआ कि गैरिसन स्टेट का कोई नेचर, कोई गैरिसन स्टेट की तरफ जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बढ़ा। और लिबरलिज्म की वजह से, एक लिबरलिज्म के स्पिरिट की वजह से आज भी सिविल लिबर्टी अपनी जगह पे है। आज भी जो है जो एक एस्केप्टिज्म और
और जो एक क्रिटिकल थिंकिंग होने की वजह से आज भी जो सिटीजन है वो स्टेट इंटरवेंशन को बहुत क्रिटिकली देखते हैं, और इसलिए जो जिस तरह का प्रेडिक्शंस था कि गैरिसन स्टेट बन जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। और डिफेंस बजट पे जिस तरह का प्रेडिक्शंस किए लॉसवेल ने किया था कि सारे पैसे डिफेंस बजट पे ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। और कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि पश्चिम के देशों में अभी भी जो टेंडेंसीज है, जो ऑथोरिटेरियनिज्म का और जो अनडेमोक्रेटिक जो टेंडेंसीज है, उसको चेक करने की जो ताकतें अभी भी काफ़ी मजबूत है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज थी, जिसके बारे में एक खदशा और एक फियर जाहिर किया गया था कि ये एक दिन गैरिसन स्टेट में बदल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखिए आपके पास दो व्यू दे दिया गया। एक तो गैरिसन स्टेट का जो कंसेप्शन है वो आपको किन्होंने दिया, ये आपको लॉसवेल ने दिया, और उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रेमंड एरोन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी इतना कमज़ोर नहीं, इतना कच्चा नहीं है, सिविल लिबर्टीज़ के मूवमेंट इतने कच्चे नहीं है, इंडिविजुअल लिबर्टी कोई 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 गुड़िया और गुड्डा नहीं है कि कोई भी आए और इसे तोड़ दे और इसे हटा दे। तो अब दो व्यू आपके सामने लग गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या एरोन का व्यू सही है? मुझे लग रहा है, जो मैं दोनों के व्यूज़ को जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ठीक है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर में आपको क्या है कि वो गैरिसन स्टेट की तरह नहीं दिख रहा है। और ये बिल्कुल बात सही है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, ये भी बात सही है। फंडामेंटल राइट्स वहाँ के लोगों को मिल रहा है। लेकिन लॉसवेल ने जो कहा है इसको भी इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह की उन्होंने हाइपोथेसिस दी है, और जिस तरह से एक क्या कहेंगे, एक ऑथोरिटेरियन फ्यूचर क्या कि जो उन्होंने जो उसका उन्होंने खदशा, उसका जो फियर जाहिर किया था, वो फियर पूरी तरह से छटा नहीं है। वो आज भी हम देख रहे हैं कि आज भी स्टेट जो है वो कोई इंडिविजुअल राइट्स को लेके वो कई जगह उसका वायलेशन हो रहा है। कितने लोग जेलों के अंदर में हैं, आप देखेंगे कि सिविल लिबर्टीज पे कितना हमला है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको कहा कि आप देखिए कि जो वेलफेयर स्कीम है वहां से स्टेट तो पीछे आ रहा है, और स्टेट कह रहा है कि नहीं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, मार्केट सब कुछ डिसाइड करेगा। स्टेट का काम एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह होना चाहिए, जो सिर्फ प्रोसीजरल चीज़ें दे देगा, और बाकी चीज़ जो है वो जो इकोनॉमिक फील्ड में लोग आएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। सरकार नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर सरकार की कैपेसिटी रोजी रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन में नहीं है, तो उसी सरकार की कैपेसिटी इतना ज़्यादा सिक्योरिटी के क्षेत्र में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कैसे है, इतना ज़्यादा मैन पावर को लगाने का क्यों है, इतना ज़्यादा प्राइवेसी पे खर्च करने की क्यों है, और इतना ज़्यादा रोज़ बरोज़ ऐसे ऐसे कानून क्यों आ रहे हैं जो कि क्या है कि जो लोगों के इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर हमला हो रहे हैं। और यहाँ तक कि कोर्ट, इंडिया की कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी प्राइवेसी पे हमले यहाँ वहाँ हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको समझने के लिए एक नया कंसेप्ट जो है इसको आपको देखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्टेट। प्रीएम्प्टिव, PREEMPTIVE, प्रीएम्प्टिव स्टेट, जिसको हम प्रिवेंटिव स्टेट भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आजकल राज्य जो है, आजकल जो स्टेट है, कोई खतरा हो जाए तो उसको दूर करने के लिए एक्टिव नहीं होती है। किसी खतरे की पॉसिबिलिटी है, इसको वो एंटिसिपेट करके फिर वो कार्रवाई करना शुरू कर देती है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक फियर की साइकोलॉजी कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा हो जाएगा, इसकी तैयारी में आप क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसके ऊपर हमला हो जाता है। अब देखिए, फियर का कोई इलाज नहीं है, पैरानोइया का कोई इलाज नहीं है। अब एक हमारे दोस्त हैं, आप लोग जब ये सुनेंगे तो आपको कुछ हंसी भी आएगी, दुख भी होगा कि अगर किसी को बीमारी हो गई, उसके बाद अगर वो दवा ले तो समझ में आती है बात कि ठीक है, आपको बुखार हो गया, उसके बाद फीवर हो गया, आप दवा ले रहे हैं क्योंकि दवा खाने से फीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन एक मेरे दोस्त हैं, उनको फीवर से इतना डर है कि अगर किसी दूसरे को फीवर में भी जान ले कि उस व्यक्ति को फीवर हो गया है, तो वो क्या करते हैं, गोली पहले ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हंसी आती है, ये तो एक तरह की अजीब बातें हैं। तो देखिए, ये चीज़ें जो आजकल स्टेट को जो चलाने वाले हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिशियन है, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, जो सिक्योरिटी में बैठे हुए लोग, उनकी मेंटालिटी भी कुछ ऐसी ही चल रही है। क्या चल रही है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन
चूंकि सिक्योरिटी का ब्रीच है, उस सिक्योरिटी के ब्रीच को रोकने के नाम पे ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही है, ऐसे वैसे कानून बन रहे हैं जिस कानून की वजह से लोगों की लिबर्टी और सिक्योरिटी बढ़ने के अलावा लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। और ये चीजें हमने पिछले 2 या 3 दहाई में देखे। आपको पता है जियो पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है और किस तरह से एक क्या आर्म्स रेस भी बना हुआ है। और आर्म्स रेस ऐसा बना हुआ है और ऐसा कैरेक्टर स्टेट का हुआ है जिस कैरेक्टर स्टेट में अब जो डोमेस्टिक जो थ्रेट हैं, जो घरेलू थ्रेट हैं, उसको भी फॉरेन थ्रेट से जोड़ दिया जा रहा है। ये भी देखिए, आपके घर में अगर 4 क्रिमिनल पकड़े गए और अगर वो 4 क्रिमिनल का मजहब माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो आप क्या करते हैं कि उसके तार आप विदेश से भी जोड़ने शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए कि जो ब्लरिंग ऑफ बॉर्डर्स हैं डोमेस्टिक और फॉरेन का, ये भी होने लगा है और ये बहुत ही एक सर्विलेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक इमरजेंस होने लगा है। और ये जो बाइनरी होती है कि मिलिट्री ये काम करेगी, पुलिस ये काम करेगी, इसमें भी बाउंड्री इसकी भी मिट रही है, सर्विलेंस हो रहा है। और क्या है, अब ये सब क्या हो रहा है कि रेडिकलिज्म को रोकने के लिए हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, लोगों को सुरक्षा देने के लिए हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, लोग बड़ी तादाद में जेल में जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों को बेल नहीं मिल रहा है, बड़ी तादाद में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा डिफेंस पे खर्च हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह के सवाल आप उठाते हैं तो आपके ऊपर कहा जाता है कि आप नेशन स्टेट की सिक्योरिटी है, इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी को बहुत हल्के में ले रहे हैं और तरह के बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि नेशन स्टेट और उसकी सिक्योरिटी कि ये जो हो गया बिल्कुल एक तरह का एक ब्लैंक चेक टाइप का हो गया है और एक तरह का इसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इस पॉलिसीज को पब्लिक में डोमेन में क्रिटिक नहीं किया जा सकता, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती है। तो इसमें आप देखेंगे कि सिक्योरिटी के नाम पे बड़ी तादाद में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत सारे डेटा लोगों के बारे में इकट्ठे किए जा रहे हैं, प्राइवेसी का जो है उसका ब्रीच किया जा रहा है और डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज का इस्तेमाल करके सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस तरह से देखेंगे कि मोर एंड मोर पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में चला गया और लोगों के जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको कटेल किया जा रहा है, उनके फ्री स्पेस पर हमला है, प्राइवेसी पे हमला है। और इस तरह से क्या है कि एक फियर का जो माइंडसेट है इसके तहत जो है वो बहुत हद तक लोगों के जो अधिकार है उस पर हमला हो रहा है। तो आप इस आर्टिकल का जो खुलासा है, जो ये आर्टिकल का जो स्पिरिट है, जो समरी है, जो इसका कंक्लूजन है वो यही है कि ये सिक्योरिटी स्टेट है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य का एक ऐसा उदय हो रहा है जहां पे राज्य जो है वो सिक्योरिटी के मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और इसकी वजह से कई बार इंडिविजुअल लिबर्टी पे हमला होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो वेलफेयर के काम होते हैं उससे सरकार पीछे हट रही है। तो ये बहुत एक क्राइसिस का वक्त है और एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट के स्टूडेंट होने के नाते हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये है कि हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल सोसाइटी के लिए हम सब लोग मिलके इन बहुत ही सीरियस चीज़ों को पढ़ें और इसको एग्ज़ाम और इसको एक स्कॉलरली वर्क तक ही महदूद न रखें, बल्कि एक भाईचारे, एक पीस, एक ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए हम आएँ, इन सवालों को वाजिब तरीके से उठाएं, मगर हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से उठाएंगे, डेमोक्रेटिकली उठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उठाएंगे और हमारी स्कॉलरशिप भी चलेगी और स्कॉलरशिप के साथ हम एक अच्छा और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, निभाएंगे। हम एक एक्टिव और इन्फॉर्म सिटीजन के तौर पे हम काम करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक छोटा सा लेक्चर नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो जो आर्टिकल एंड्रियास बुश का था उनके आर्टिकल से लिए हैं। बहुत सारी बातें मैंने अपनी भी इसमें जोड़ी है। तो आप लोग इसको सुनिए, इसको देखिए और लोगों को भी इसको, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिए। और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे मैंने लेक्चर्स डाले हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट भी कहीं ना कहीं इस तरह के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देखिए और आइए मिलजुल के कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं और एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम योगदान देते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।